नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक स्कीम के ऊपर बात करने वाले हैं और उस स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। तो ये कौन से कैटेगरी से जुड़ा है डिविडेंड यील्ड फंड? तो बेसिकली हम लोग जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ज़रूर कवर करेंगे म्यूचुअल फंड्स के इसमें। तो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो स्कीम का कैटेगरी कौन से कैटेगरी से जुड़ा है और इक्विटी पोर्शन किस तरह कितना हो सकता है, कितना रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, वो आपने थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है। तो अभी इस स्कीम की बात करते हैं तो स्टाइल बॉक्स आईसीआईसीआई में ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको दिया जाता है, जहाँ पर आपको बताएगा कि जो भी स्टॉक खरीदा जा रहा है, वो वैल्यू बेस्ड है, ग्रोथ बेस्ड है या फिर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ जुड़ा है। अब अभी इस स्टाइल बॉक्स को देख के आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम इवन टोटली वैल्यू ओरिएंटेड भी हो सकता है, ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकता है और साथ ही साथ ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ये पैसे डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर को किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ़ और सिर्फ़ फंड मैनेजर की इसमें ये है कि जो स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई डिविडेंड देते हैं और दूसरा आपको ये भी देखना पड़ता है एज़ अ फंड मैनेजर कि उसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए और आपको कंसिस्टेंटली आपको यील्ड्स मिलने चाहिए। तो कैपिटल एप्रिसिएशन आपका होगा और साथ ही साथ आपका जो है डिविडेंड भी आपको मिलते जाएँगे। स्कीम के रिटर्न वाइज़ अगर आप देखोगे तो 1 साल में स्कीम ने बेंचमार्क को बीट किया है, 3 साल में इस स्कीम ने बेंचमार्क को बीट किया है, 5 साल में इस स्कीम ने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है और आप सिंस इंसेप्शन तक अगर देखते हैं तो ये भी आपको नज़र आएगा कि इसने बीट किया है। तो अभी यहाँ पर आपको समझना है कि कंसिस्टेंसी क्या मेरा स्कीम जो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ या सोच सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे ध्यान देना है कि ये डिविडेंड यील्ड क्या सही तरह से मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना के देगा क्या? तो यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि मेरा स्कीम जो है कंसिस्टेंटली मुझे 10% से ज़्यादा मुझे दे रहा है और इक्विटी स्कीम में कोई भी अगर ख़ासकर हम लोग अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो आपको 10% से ज़्यादा अगर आपको कोई जो है फंड अगर देता है तो बहुत ही अच्छा है कंसिस्टेंसी कहूँगा क्योंकि डिविडेंड के ऊपर इसका जो है रिटर्न्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब डिविडेंड आपको नहीं मिलेंगे, डिविडेंड जो है स्कीम यूटिलाइज़ करेगा अपने तरीके से बट ऑन एन एवरेज अगर आप देख सकते हो 10% से ज़्यादा ही है और ख़ासकर आप ये देख सकते हो निफ्टी 500 जो कि इस स्कीम के लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स है। तो उस बेंचमार्क को उसने हमेशा जो है बीट किया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ये 5 साल का आप इसको जो है नज़र आ रहा है। तो ये हम लोग इग्नोर कर सकते हैं बट डेफ़िनेटली कंसिस्टेंसी हमको बार-बार चेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ये स्कीम लॉन्च कब हुआ है? तो आप देख सकते हो 16 मई 2014 करीबन 8 साल हो चुका है इस स्कीम को और कितना एयूएम है? तो करीबन जो है 909 करोड़ का एयूएम है इस पर्टिकुलर स्कीम का। तो डेफ़िनेटली जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है इस स्कीम के बारे में जानते नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट होराइज़न कितने साल आप इस स्कीम में बने रहना चाहिए? तो फंड हाउस के प्रकार जो है 5 या 5 से अधिक साल आपको इस स्कीम में होल्ड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पर मुझसे कहोगे कि क्योंकि इक्विटी स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल और मिड कैप को भी कवर कर रहे हैं, तो आइडियली मेरा जो है व्यू ये है कि आप नॉर्मली 8 से 10 साल से नीचे जो है अगर आपका पैसा आप सोच रहे हो तो इस स्कीम के अंदर मत आओ क्योंकि यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप पोर्टफोलियो की बात नज़र रखते हो तो पोर्टफोलियो में आपको बैंकिंग, आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद बाकी सेक्टर्स में उतना ज़्यादा जो है आपको एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है। तो डेफ़िनेटली ये एक पॉइंट है कि बैंकिंग और जो है आईटी
ये बहुत ज़्यादा जो है डिविडेंड भी देते हैं और बाकी अगर आप कोई भी सेक्टर की तरफ नज़र डालोगे तो बहुत सारे जो है आपको जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेस ही आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो हिंडाल्को है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी तो ये सब चीज़ें भी हमको नज़र डालना है। तो आइडियली आपका पोर्टफ़ोलियो अगर आप पहले 10 सेक्टर के हिसाब से आप देखोगे तो आईटी सेक्टर, बैंकिंग ये बहुत ज़्यादा जो है वेटेज दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हो 38% तक आपका जो है पोर्टफ़ोलियो बैंकिंग और आईटी सॉफ्टवेयर के साथ ही जुड़ा है। तीसरा पॉइंट आप देखो, तीसरा परसेंटेज जो कि बहुत ही यूनिक है, कैश इक्विवेलेंट और नेट करंट एसेट्स मतलब ये अभी भी कैश में होल्ड कर रहे हैं। तो मतलब मार्केट जिस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है तो एज़ पर ये एएमसी इनको लगता है कि यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये लोग अभी भी कैश में होल्ड कर रहे हैं। और हम लोगों ने सुना भी है 2020 में भी ऐसे-ऐसे एक ऐसा एएमसी था जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोग लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है, डेट से निकाल के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो पॉइंट ये है कि प्रति हर एक फंड मैनेजर का अपना एक-एक व्यू रहता है, फंड हाउस का अपना एक-एक व्यू रहता है, तो हर एक फंड हाउस का वो व्यू जानना ज़रूरी है। तो अगर आपको पता नहीं है तो डेफ़िनेटली यहाँ पर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कनेक्ट होके आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए ही आपको आना है। इसीलिए वेल्थ क्रिएशन 2 साल, 3 साल में होता नहीं है। आपको सही तरह से कंपाउंडिंग फैक्टर का आपको जो है सही फ़ायदा होना है, तो आप उसके लिए कहाँ पर जाओगे? आपको इक्विटी स्कीम में बने रहना है और कम से कम 10 साल आपको होल्ड करना है। और स्कीम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क प्रिंसिपल आपका जहाँ पर रिस्क होता है मतलब प्रिंसिपल रिस्क मतलब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उस इन्वेस्टमेंट जर्नी में मेरा प्रिंसिपल भी जो है नीचे आ सकता है। 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 1,70,000 75,000 भी नीचे आ सकता है। तो 20-25 हज़ार का डाउनफॉल आप देख सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि हाई रिस्क है तो इस स्कीम में थोड़ा-सा आप ध्यान लगा के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर एक और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स की तरफ अगर हम लोग नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन से काफ़ी ज़्यादा है और बीटा भी देखिए आपको 1.11% के हिसाब से है। मतलब समझना यहाँ पर ये है कि रिस्क वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और स्कीम में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ों को आपने जो है फैक्टर करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट होराइज़न के ऊपर मैंने जब बात किया, तो वहाँ पर मैंने आपको बोला है कि ये 8 से 10 साल जो है आपको बने रहना है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के हाई वॉलेटिलिटी और हाई रिस्क वाले जो है अगर नंबर्स देखते हैं तो 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए स्कीम अच्छा जो है आपको जो है जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो उस एक्सपेक्टेशन से आपको रिटर्न्स मिलते नहीं है। तो इतना ज़्यादा है तो आपने क्या करना है एसआईपी करना है। तो एसआईपी एक सही तरीका है आपको आपके पैसों को इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लमसम थोड़ा-सा अवॉइड कहूँगा मैं बट ज़्यादातर तो आपको जो है इस स्कीम में एक एसआईपी के रूप से आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये एक मेरा व्यू है। तो डेफ़िनेटली आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके करीबी दोस्त या जिनसे भी आप सलाह लेते हैं आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको मेरा सर्विसेज़ चाहिए तो डेफ़िनेटली मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा डिटेल नंबर मिल जाएगा तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स जुड़ने के लिए।